हाँ जी। Hello everyone. I hope you people are fine, taking care of your health and I'm doing great. तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे वी आर गोइंग टू डू द कॉन्सेप्ट ऑफ advanced tax. Yes, concept of advanced tax. Again, it is a small and a easy chapter. We are going to cover the concept of advanced tax today. It is a small and a easy chapter. Approximately 1, 2 or maximum 3 classes might be taken if we take a 1 hour class. So I suppose maximum 2 classes I suppose will be for advanced tax. Friends, before starting with advanced tax, we should know the concept of previous year and assessment year. Previous year and assessment year. And I hope you know all these things. अगर अभी भी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर नहीं आता है तो प्लीज बता दीजिएगा, तुम नलायकों को मैं प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर भी बताऊंगा। लेकिन प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट मुझे लगता है गवर्नमेंट ने बेमतलब में डाल रखा है। इंटरनेशनली फाइनेंशियल ईयर होता है, अब ये बोलते हैं जी फाइनेंशियल ईयर जिसमें कमाओ उसको प्रीवियस ईयर बोल दो, और फाइनेंशियल ईयर जहां पर टैक्स का भुगतान करना है वो असेसमेंट ईयर बोल दो। तो बेमतलब का स्यापा है। अब है तो है। तो यहां पर हमारी एक्चुअल टोटल इनकम हम लेते हैं यहां की प्रीवियस ईयर की। असेसमेंट ईयर में करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जो आपकी टोटल इनकम होती है उसकी कंप्यूटेशन हम इधर करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वी डू इन दी असेसमेंट ईयर। दूसरा काम हम असेसमेंट ईयर में करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स को कंप्यूट करते हैं। तीसरा काम डिपॉजिट करते हैं टैक्स, डिपॉजिट ऑफ टैक्स सरकार के पास। और चौथा काम करते हैं फाइलिंग ऑफ ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। इन चारों कामों को जो हम करते हैं, ये 4 काम जो हम करते हैं असेसमेंट ईयर में करते हैं, इसको कहते हैं जी सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट आप अपने आप मींस अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने कंसल्टेंट के साथ मिलकर टोटल इनकम निकालें, टैक्स जमा करवाएं, टैक्स की कंप्यूटेशन करें और रिटर्न फाइल करें। सेल्फ असेसमेंट। सरकार डज नॉट पोक इट्स नोज इन बिटवीन। सरकार बिल्कुल ही इस कॉन्सेप्ट के अंदर इंटरफेयर नहीं करती है। सरकार बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट के अंदर इंटरफेयर नहीं करती है। सेल्फ असेसमेंट बाद में सरकार का काम स्टार्ट होगा वंस यू फाइल ITR। अब इस टैक्स को जो हम असेसमेंट ईयर में देते हैं, इस टैक्स को बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो टैक्स हम असेसमेंट ईयर में देते हैं खुद निकाल कर, खुद मतलब खुद की नॉलेज, ब्रेन्स है, एक्सपर्टीज है, नहीं तो कंसल्टेंट की बदौलत, तो हम उसको टैक्स को देते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो सेल्फ असेसमेंट तो एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर के अंतर्गत जो टैक्स दिया जाता है वो होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। एक इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या होता है, अगर कोई चीज डिले हो जाए तो वो मिलती नहीं है। अब दिक्कत यही आ रही है, आप कमाते हो यहां पर, अगले साल दे के आना है। अब बीच में अप्रोक्सीमेटली 12 महीने के बाद हो गया ना, ये तो 12 महीने का पीरियड है फाइनेंशियल ईयर का, ये भी 12 महीने का है। यहां पर आपने कमाया, यहां का दे के आना है। हो सकता है जब देने की बारी आए, डिपॉजिट की बारी आए, आपके पास पैसा ही ना बचा हो। ठन गोपाल सरकार के बोलेगा मैं तो पैसा नहीं ले गया मेरे पास, मैं तो ताला पैसा कल दिया। तो गवर्नमेंट ने बात सही बहुत बोली यार, गवर्नमेंट को भी बात लगी यार डिले हो रहा है हमारा पैसा। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई तू ऐसा कर, सेल्फ असेसमेंट एक्स तू तो देता ही है ना, तो ऐसा कर प्रीवियस ईयर में ही
टैक्स जमा करवा दे, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स डिपॉजिट करवा दे। क्या जी प्रीवियस ईयर में कैसे भी टाइम तो आया नहीं, गवर्नमेंट कहती एडवांस में जमा करवा, एडवांस में जमा करवाओ। जैसे बैच स्टार्ट होगा 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, फीस है 20,000 रुपए, अभी आप एडवांस 4,000 5,000 रुपए रखवा दीजिएगा, सो दैट हमें भी कुछ हम भी आश्वस्त रहें, हम भी कंफर्म्ड रहें कि आप आगे बैच में आओगे नहीं आओगे, तो आप उसको एडवांस में जमा करवाइए। अब आप बोलोगे सरकार को ये इस एडवांस को जमा करवाने का नाम क्या दोगे, जैसे इस प्यार को क्या नाम दूं, तो इस टैक्स को क्या नाम दूं, गवर्नमेंट ने कहा इसको नाम दो एडवांस टैक्स, इसको नाम दो जी एडवांस टैक्स। वो टैक्स जो आप असेसमेंट ईयर में देखे आ रहे हो उसको नाम दो आप असेसमेंट टैक्स, और जो टैक्स आप प्रीवियस ईयर में दे रहे हो उस टैक्स को नाम दो आप असेसमेंट, जो प्रीवियस ईयर में दे रहे हो उसको नाम दो आप एडवांस टैक्स। तो लिखिए व्हाट इज द एडवांस टैक्स, लिखिए भाई, लिखिए एडवांस टैक्स इज इनकम टैक्स। यस, क्या बात है, ये तो इनकम टैक्स है इनकम टैक्स पेड इन प्रीवियस ईयर। हाँ जी, एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स है इनकम टैक्स। एक सेकेंड दोस्तों, टेक्निकल एक प्रॉब्लम है छोटी सी, आप उसको लिखिए, इनकम टैक्स पेड इन असेसमेंट ईयर, लिखिए जी इनकम टैक्स पेड इन असेसमेंट ईयर। हाँ जी, लिखिए इनकम टैक्स पेड इन असेसमेंट ईयर। तो जो इनकम टैक्स हमारा असेसमेंट ईयर में पे होता है, मैं सॉरी आई एम रिपीटिंग अगेन, थोड़ा दिमाग मेरा टेक्निकल पॉइंट में चला गया था, जो प्रॉब्लम आ रही थी। असेसमेंट ईयर में दिया हुआ असेसमेंट टैक्स, प्रीवियस ईयर में दिया हुआ एडवांस टैक्स। अब सुनिए, अब आप गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम क्या रखोगे, अरे एडवांस टैक्स कैसे जमा करवाएं, कैसे जमा करवाएं, क्योंकि इनकम जो है वो तो प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद पता चलेगी, प्रीवियस ईयर के बाद ही तो टोटल इनकम निकलेगी। पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बनता है ना, पीएलएन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बनता है, वो पता चलेगा 31 मार्च के बाद, और आप मुझसे पहले टैक्स मांग रहे हो, तो मुझे कैसे पता। गवर्नमेंट कहती है भाई ये जो एडवांस टैक्स दे रहे हो ये एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे देना है, एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे देना है। हाँ, क्योंकि एक्चुअल टोटल इनकम तो असेसमेंट टैक्स के काम आएगी जब असेसमेंट टैक्स दिया जाएगा, क्योंकि वो तो असलियत के बेसिस पे है, ये एक तरीके से डीम्ड इनकम पे है, एक तरीके से एस्टिमेटेड टोटल इनकम को आप डीम्ड टोटल इनकम भी कह सकते हैं। ये डीम्ड आपको इनकम निकालनी पड़ेगी। अरे बाबा भूल गई, जब एग्जाम देते हो रिजल्ट आया नहीं होता है, फिर भी मार्क्स पता लग जाते हैं, क्वेश्चन पेपर पे 4 में से 2 आएंगे, 4 में से 3 आएंगे, एस्टिमेट नहीं करते हो, फिर बोलते हो अब तो मैं गया या मैं पास हो गया। वो रियलिटी क्या होगी वो तो बाद में पता चलेगी, लेकिन पहले एस्टिमेट नहीं करते। और भूल गए, जब फ्रेंड बनाना होता है, अरे ये मेरी फ्रेंड बन गई या बन गया, और पहले सोचने लग जाते हो यहां घूमने जा रहा हूं, यहां डिनर करने जा रहा हूं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो ऐसी तरीके से ये एस्टिमेटेड टोटल इनकम भी आपकी डीम्ड टोटल इनकम कह लीजिएगा, या एस्टिमेशन पे होती है। अब इसकी कैलकुलेशन भी मैं बताऊंगा। अच्छा, अब आप बोलोगे सरकार को टैक्स रेट कैसे लगाएं, असेसमेंट ईयर के टैक्स रेट तो होते हैं प्रीवियस ईयर। गवर्नमेंट कहती है भाई जो तुम्हारा असेसमेंट ईयर का टैक्स रेट है वो प्रीवियस ईयर का में लगा दो। भाई असेसमेंट ईयर के टैक्स रेट्स बोलते हैं क्या, मेरा क्वेश्चन ये है, इस पे जो टैक्स रेट्स लगाए जाएंगे, टैक्स रेट्स लगाए जाएंगे वो असेसमेंट ईयर के लगाए जाएंगे। टैक्स रेट्स प्रीवियस ईयर असेसमेंट के अलग अलग नहीं हो सकते ना, कि अगर मान लीजिए आपका असेसमेंट ईयर है 20-21, तो टैक्स रेट आपको लगाने हैं असेसमेंट ईयर 20-21 के। हाँ, लेकिन इनकम आपको, टोटल इनकम आपको 19-20 में एस्टिमेट करनी पड़ेगी।
अब मेरा क्वेश्चन ये है, तुम्हारा असेसमेंट ईयर मान लो 2021 है, टैक्स रेट तो असेसमेंट 2021 के होंगे, 2021 का मतलब 1/4/20 से 31 मार्च 21। अब मुद्दा क्या आ रहा है, देखिए अब टोटल इनकम 19-20 की एस्टिमेट करनी पड़ेगी, वो हो गया 1/4/19 से 31 मार्च 20। क्या असेसमेंट ईयर के टैक्स रेट्स 20-21 के 19-20 में ज्ञात होते हैं? हमें पता होता है कि ये 19-20 में कितने टैक्स रेट्स होंगे। इसी प्रकार से अगर तुम्हारा असेसमेंट ईयर मान लीजिए 21-22 है, तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या हो गया? प्रीवियस ईयर हो गया 20-21। मेरा क्वेश्चन ये, 20-21 में आप एस्टिमेट तो कर लोगे, लेकिन जो टैक्स रेट 21-22 का होता है, क्या वो 20-21 में पता होता है? जो मार्किंग स्कीम रियल एग्जामिनेशन के पेपर चेक होंगे, वो तो इंस्टीट्यूट के पास होती है। क्या वो मार्किंग स्कीम आपके पास भी होती है जब आप एस्टिमेट करते हो कि यहां पर मार्क्स इतने कटेंगे, वो कटेंगे? मुद्दा ये है। अब मैं आपको समझाता हूं, टैक्स रेट जो असेसमेंट ईयर के होते हैं, ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ जाते हैं। यस, टैक्स रेट असेसमेंट ईयर के प्रीवियस ईयर में आ जाते हैं। अब बात समझिएगा, हम असेसमेंट ईयर मान लो 20-21 है, मान लो 1/4/20 से 31 मार्च 21। प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 19-20, 1/4/19 से 31 मार्च 20। आपको पता है जो फिनेंस एक्ट आएगी, जो बजट आएगा, वो बजट फरवरी में आ जाता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले, प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने से पहले। हां जी, प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने से पहले बजट पेश कर देती है सरकार। बजट प्रीवियस ईयर के बाद नहीं आता कि टैक्स रेट असेसमेंट ईयर में पता चलेंगे। बाबा 1/4/19 से पहले फाइनेंस एक्ट आ जाती है। तो फाइनेंस एक्ट 2019 ये आ गई फरवरी 2019 के अंदर। समझिएगा, हाँ वो अलग बात है। अब समझिएगा, फरवरी 19 में आ जाती है और 19-20 फाइनेंशियल ईयर है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर में असेसमेंट, अच्छा ये लागू किसके लिए होती है फाइनेंस एक्ट 19? असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए, असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए। तो करीबन एक, मान लीजिए 1 साल, असेसमेंट ईयर तो 20 से स्टार्ट होगा ना, तो 1-1.25 साल पहले ही रेट्स आ जाते हैं। तो रेट्स गवर्नमेंट पहले ही अनाउंस कर देती है, रेट्स गवर्नमेंट पहले अनाउंस कर देती है कि भाई इस प्रकार से बात आएगी। तो फाइनेंस एक्ट 2019 फरवरी 19। अच्छा, कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है क्लासेस के अंदर ना, इस टाइम पर आप मुझे देख रहे हैं, तो आप चैट बॉक्स में करिएगा। आई विल नॉट पिक अप योर फोन। अगर किसी का फोन आ रहा है बीच में, तो आई कैन नॉट पिक अप द फोन। तो आप लोग चैट बॉक्स में ही अपनी क्वेरी डालेंगे, हाथों हाथ चैट बॉक्स में ही, सो दैट आई कैन रिमूव एनी टेक्निकल एरर फॉर यू। उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग लाइव देख रहे हैं मुझे अभी। पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव वाले हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम आएगी वो तो ऑब्वियसली बाद में ही मुझे भेजेंगे, लेकिन जो मुझे अभी लाइव देख रहे हैं, तो उस केस के अंदर याद रखिएगा, आपको मुझे चैट बॉक्स में ही अपनी क्वेरी डालनी है। तो बजट 2019 जो है वो ऑलरेडी आ गया था, और वो एप्लीकेबल होगा 19-20 फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, यह बात अलग बात है, 2019 में 2 बजट आए थे। एक बजट था फरवरी 19 वाला और एक बजट था जुलाई 2019 वाला, लेकिन वो भी तो प्रीवियस ईयर में आ ही गया ना। ये नहीं कि असेसमेंट ईयर में टैक्स रेट्स आएंगे, वो इसलिए आते कि आपको मैंने पहले ही बताया था, इलेक्शंस थे 2019 में, तो 2 बजट आए थे। इसी प्रकार से अगर आपका प्रीवियस ईयर 20-21 है, आपका प्रीवियस ईयर 20-21 है, तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21-22। तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा यहां पर। लेकिन सर 21-22 का टैक्स रेट बताओ। अरे भाई, फाइनेंस एक्ट 2020 आ चुकी है, ये फरवरी 20 में आई थी, ये फरवरी 20 में आई थी। बात समझ आ रही है आपको? हाँ, ये आपके एप्लीकेबल है 2020 एग्जाम्स के लिए प्रोविजंस, और फाइनेंस एक्ट 20 एप्लीकेबल है 2021 एग्जाम्स के लिए। बात समझ आ गई आपको? 2021 एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो एडवांस टैक्स, अब हमने क्या सीखा? जो एडवांस टैक्स है बाबा, अच्छा एक्चुअल टैक्स जो होता है वो तो असेसमेंट ईयर में दिया जाता है, वो असली की बात है, असली के मार्क्स, उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। ये ऑन योर ओन देते हैं बेटा,
ऑन योर ओन देते हैं, आपकी जेब में से जबरदस्ती पैसा नहीं निकाला जाता, आपको देना होता है ऑन योर ओन मींस खुद जाके। लेकिन जो प्रीवियस ईयर में आप टैक्स दे के आ रहे हो ये भी ऑन योर ओन है। ऑन योर ओन का मतलब आपके ऊपर लायबिलिटी है, खुद जाना है, गवर्नमेंट जबरदस्ती आपसे, तो ये भी ऑन योर ओन है, लेकिन कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है। ऑन योर ओन है बेटा, ये भी कंपलसरी है, और ये भी ऑन योर ओन है, और ये भी कंपलसरी है। अगर आप इसके दायरे में आ गए वो बताऊंगा, ये भी कंपलसरी है। हाँ, ये टैक्स दो तीन बातें याद रखना, एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे दिया जाता है। अब वो एस्टिमेशन कैसे करनी है वो समझाऊंगा, मुंगेरी डाल के हसीन सपने कैसे देख रहे हैं वो भी बताऊंगा। उसके बाद टैक्स रेट्स असेसमेंट ईयर के लगाने हैं। तो अगर आप एडवांस टैक्स दे रहे हो 20-21 का, तो टैक्स रेट 20-21 के लगेंगे, क्योंकि टैक्स रेट असेसमेंट ईयर के होते हैं। अगर आप एडवांस टैक्स दे रहे हो 20-21 प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर 20-21, तो असेसमेंट ईयर 21-22 के टैक्स रेट्स लगाओगे। तो टैक्स रेट्स एक्चुअल होंगे, टैक्स रेट्स हाइपोथेटिकल नहीं। थल मैंने ना 2.5% का टैक्स सोच लिया, 5% का टैक्स सोच लिया, 8% का टैक्स दे दिया, मैंने ये सोच लिया। सरकार कहती बाबा टैक्स के रेट्स असली। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, एक्चुअल टैक्स एक्चुअल टोटल इनकम पे है सेल्फ, और एक्चुअल टैक्स रेट्स देखिए सुनिए, ये जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है ये एक्चुअल टोटल इनकम पे है, और एक्चुअल टैक्स रेट्स जो ये एडवांस टैक्स है समझिएगा, ये आपका डीम्ड टोटल इनकम या एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे है एक्चुअल टैक्स रेट्स। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं एडवांस टैक्स में और सेल्फ असेसमेंट टैक्स में। अच्छा, पहला पॉइंट, ये कब पेएबल होता है, ये ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर पेएबल होता है, और ये ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर होता है। दूसरी बात, टोटल इनकम, ये एडवांस टैक्स कौन सी टोटल इनकम पे होता है, ये आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे होता है, ये आपकी एक्चुअल टोटल इनकम पे होता है। तीसरी बात फ्रेंड्स, टैक्स रेट्स कौन से लगाने हैं एडवांस टैक्स के लिए, टैक्स रेट्स लगाने हैं आपको एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर। यस, असेसमेंट ईयर के लिए होते हैं, और ये भी एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर। ये एक्चुअल टैक्स रेट्स हैं, एक्चुअल रेट्स एक्चुअल लगाने हैं, एक्चुअल। ठीक है, चौथी बात, हाँ, क्या कंपलसरी होता है, यस दोनों ही कंपलसरी होते हैं। अगर आप एडवांस टैक्स के दायरे में आ गए, यानी कि ऑप्शनल नहीं है, दोनों ही कंपलसरी है। तो फर्क क्या लगा, ये प्रीवियस ईयर का है, ये असेसमेंट ईयर का है, ये एस्टिमेशन पे है, ये एक्चुअल पे है, ये एक्चुअल टैक्स है, ये दोनों, और ये दोनों रेट सेम होंगे, ये रेट सेम होंगे, और ये कंपलसरी हैं दोनों। यस, क्लियर है बात। एडवांस, अच्छा एडवांस टैक्स को हम नाम और देते हैं, एक प्यारा सा नाम, पे एज यू अर्न स्कीम। एडवांस टैक्स को हम बोलते हैं पे एज यू अर्न स्कीम, पे एज यू अर्न स्कीम, पे एज यू अर्न स्कीम। जैसे जैसे कमाते जाओ, जैसे उस वैसे वैसे देते रहो। इससे क्या होता है, आपके ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ता, और हमारी सरकार को भी कुछ पैसा पहले से मिल जाता है, तो वो आश्वस्त हो जाते हैं कि एटलीस्ट हमें इतना टैक्स तो आपसे मिलेगा। सो दे आर नॉट डाउटफुल कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। चलिए, अब आप आइएगा बुक पर। अगर आपको बुक मिली होगी, हमारी सॉफ्ट कॉपी होगी, हार्ड कॉपी होगी, तो बुक में ये चैप्टर नंबरिंग हर बुक में अलग अलग हो सकता है। अब ये एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट देखिएगा जरा, एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट देखिएगा। देखिए जरा इसको, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी खोल लीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी है तो सॉफ्ट कॉपी, तो लैपटॉप पे कैसे खोलो, अब वो आपकी प्रॉब्लम है। देखो जी, 207 सेक्शन करवा रहा हूं जी, पहले 207 सेक्शन पहले पढ़ा रहा हूं, जरा देखिएगा 207 सेक्शन। और बुक नहीं है घर में, अभी घर में तो होंगी, कबर्ड में रखी है, खोल लेना, पढ़ लो पहले। देखिए जी क्या लिखा है,
देखिए जरा, टैक्स शैल बी पेएबल इन एडवांस ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर on total income which would be chargeable in the following assessment year as per section 208 to 219. तो 207 सेक्शन लायबिलिटी बताता है एडवांस टैक्स की, टैक्स शैल बी पेएबल, तो टैक्स का ऑब्वियसली मतलब है इनकम टैक्स, शैल बी पेएबल इन एडवांस, समय से पहले, समय से पहले, ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, ऑब्वियसली आपका फाइनेंशियल ईयर देख लीजिएगा, एग्जाम 2020 में है तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 हो गया, और एग्जाम 2021 में है तो फाइनेंशियल ईयर 2021 हो गया, ठीक है ना। ऑन टोटल इनकम विच वुड बी चार्जेबल इन द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, अब अगर प्रीवियस ईयर 19-20 है तो असेसमेंट ईयर तुम्हारा 20-21 हो गया, अगर तुम्हारा प्रीवियस ईयर 20-21 है तो 21-22 हो गया। और ये जो टोटल इनकम है ना बाबा, ये आपकी एस्टिमेटेड होगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, एज पर सेक्शन 208 टू 219, तो इन सेक्शंस को पढ़ेंगे, इससे हमें क्लैरिटी मिलेगी। अब सरकार ने कहा ये है एक्सेप्शन टू एडवांस टैक्स, सरकार ने कहा बुड्ढे अंकल आप कहां एडवांस टैक्स देना है। अब एक अंकल आए, बुड्ढे अंकल जिनकी उम्र 60 साल की थी, 65 साल की थी, 70 साल की थी, बेटा सरकार को कहते हैं क्या मुझे भी एडवांस टैक्स देना पड़ेगा या मैं असेसमेंट टैक्स दे दूं। सरकार कहती है अंकल आप उम्र के इस दराज पे हैं कि कब लुढ़क जाएं पता नहीं चल सकता, इसलिए हम आपको टेंशन नहीं देना चाहते, आप प्रीवियस ईयर में टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, आप असेसमेंट ईयर में ही टैक्स दे दीजिएगा। तो सरकार हमारे बुजुर्ग लोगों को बिल्कुल हेल्प कर रही है, और वो क्या कह रहे हैं, पढ़िए, एडवांस टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए दोस्तों उम्र का तकाजा इंडिविजुअल पे ही होता है, कंपनियों पे नहीं होता। हु इज अ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन का मतलब होता है मिनिमम 60 प्लस वो रेजिडेंट भी होने चाहिए, तो मिनिमम 60 प्लस रेजिडेंट, 70 हो, 80 हो, 200 हो, 250 हो, 300 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल अंडर पीजीबीपी, तो गवर्नमेंट ने कंडीशन क्या डाली, किसको एडवांस टैक्स देने के लिए सरकार मना कर रही है, और वो मना कर रही है बुड्ढे अंकल को। वो कह रहे हैं जी आप इंडिविजुअल हैं, आपकी एज मिनिमम 60 है, आप रेजिडेंट हैं और प्लस पीजीबीपी नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स भी नहीं देना, टैक्स नहीं देना या एडवांस टैक्स नहीं देना, टैक्स नहीं देना, अरे टैक्स तो देना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन एडवांस टैक्स समय से, तो बुकिंग के लिए पैसा नहीं देना। बच्चे को अंकल क्लासेस के लिए आए, उनका लड़का था, मान लीजिए उनको पढ़ाना था, उनका पोता था, तो बेटा मैं भी एडवांस में फीस दे दूं, मैंने कहा नहीं अंकल अपने बच्चों को आप डायरेक्टली भेज दीजिएगा, एडवांस में फीस देने की आवश्यकता नहीं है, आपका नाम ही काफी है। तो इसी तरीके से इंडिविजुअल है, 60 साल के हैं, मिनिमम रेजिडेंट है, रेजिडेंट में आरओआर आरएनओआर दोनों चल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। पीजीबीपी इनकम नहीं होनी चाहिए उनकी, क्योंकि अगर बिजनेस करते हैं तो फिर गवर्नमेंट कहती है बिजनेस करते हो एक्टिव हो तुम, तो जब तुम व्यापार कर सकते हो जानी तो एडवांस टैक्स देने में क्या टेंशन है, फिर आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि फिर बिजनेस, हाँ आपकी एचपी इनकम हो सकती है, रिटायर्ड पर्सन है तो कोई इसको पेंशन वेंशन मिलती है, सैलरी हो सकती है, आईयूएस हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है, लेकिन आपकी पीजीबीपी इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पीजीबीपी इनकम है तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, फिर आप बुड्ढे अंकल हो या जवान अंकल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आइए नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन आता है 208, वो कहता है व्हेन लायबिलिटी अराइजेस। भाई सुनिए सुनिए, मेरी क्लास की फीस है, मान लो एक लेक्चर ले रहा हूं मैं, स्पेशल लेक्चर ले रहा हूं 250 रुपए में, मैं कोई अमेंडमेंट क्लास ले रहा हूं 250 रुपए में एक, सर बुकिंग अमाउंट क्या दे दूं, मैं 500 रुपए दे दे बुकिंग अमाउंट। भाई 250 रुपए के लेक्चर में क्या बुकिंग अमाउंट लूंगा मैं, क्या मैं इसका एडवांस में फीस लूंगा। कोई मैं 2500 रुपए ले रहा होता
मैं 25,000 रुपए ले रहा होता तो एडवांस लेते हुए भी बनता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने एस्टिमेट करी अपनी टोटल इनकम और एस्टिमेट करने के बाद आपका टैक्स का अमाउंट बहुत कम है, 10,000 से नीचे है, तो कृपया करके आप अपने ऊपर इतना सितम एडवांस टैक्स देने का ना उठाएं। तो क्या लिखा है 208 सेक्शन क्या कहता है? एडवांस टैक्स शैल बी पेएबल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर वेयर अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी ATL के नाम से बोलूंगा इसको मैं, एक्सीड्स और इक्वल टू 10,000 रुपीज। तो अगर आपके एडवांस टैक्स लायबिलिटी मिनिमम 10,000 रुपीज बैठती है तो आपको एडवांस टैक्स देना है, अन्यथा नहीं। यानी कि एस्टिमेट करी टोटल इनकम, उस पर एक्चुअल टैक्स रेट्स लगाए और उसके बाद उस पर टैक्स मिनिमम 10,000 रुपए आया तो आपको जल्दी जागना पड़ेगा, और अगर नहीं आया तो आपको जागने की आवश्यकता नहीं है। आइए जरा अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रख रहा हूं, देखते हैं बंदे को एडवांस टैक्स देना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, ये क्वेश्चन की हेडिंग है, लायबल टू पे एडवांस टैक्स। क्या एडवांस टैक्स लायबल है जी? क्वेश्चन ये है। इसके केस 1, हाँ जी, रामलाल साहब हैं, एज 35 साल है, रेजिडेंट है, और इन बंदे की एस्टिमेटेड टोटल इनकम 5 लाख रुपए है। अपने अपने असेसमेंट ईयर के हिसाब से आंसर दीजिएगा। आपका असेसमेंट ईयर 20-21 है तो आपके पास टैक्स रेट्स होंगे, और जो बच्चे असेसमेंट ईयर 21-22 के हैं, बच्चों याद रखना आपके टैक्स रेट्स भी 20-21 वाले हैं, सेम असेसमेंट ईयर 21-22, बस वहां पर एक नया सेक्शन आ गया है, सेक्शन 115 BA, मैं तो ना BAC 15 BAC में कवर्ड हो तो आप, तो वो 21-22 वालों के लिए है। हाँ जी, 115 BAC में कवर्ड हो, टैक्स रेट डिफरेंट होते हैं। तो मान लीजिए जिन बच्चे का असेसमेंट 21-22 में है वो 115 BAC में कवर्ड नहीं है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा दोनों बेसिस पे। दोबारा रिपीट करता हूं, जो बच्चे 20-21 के हैं उनको टैक्स रेट अपने हिसाब से लगाओ, और असेसमेंट 21-22 के हैं इसका टैक्स रेट भी सेम है। असेसमेंट 21-22 का, हाँ, अगर वो 115 BAC में कवर्ड हो जाते हैं तो वहां पर एक डिफरेंट स्लैब है। तो मैं 21-22 वालों के लिए ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप BAC में कवर्ड नहीं हो। तो अब मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो दोनों असेसमेंट ईयर्स के लिए हो गया, असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए भी और 21-22 के लिए भी। और दोबारा से बोल रहा हूं 21-22 में मैं अज्यूम कर रहा हूं 115 BAC में कवर्ड नहीं है। बात समझ आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है क्या ये बंदा एडवांस टैक्स के लिए लायबल है, जरा देखते हैं। सर जी असेसमेंट ईयर 20-21 मान लो या 21-22 मान लो, टैक्स रेट तो दोनों साल सेम है, वो BAC की बात मैं मान ही नहीं रहा अभी। तो अब क्वेश्चन ये आता है भाई, एस्टिमेटेड टोटल इनकम 5 लाख है, और अगर टैक्स रेट लगाए जाएं, कुछ नहीं दिया हुआ ना स्पेशल रेट दिया हुआ, तो स्लैब रेट लगाएंगे, और स्लैब रेट लगाएं, बंदे की उम्र 35 साल है तो टैक्स बनता है 12,500 रुपए। 87A की रिबेट भी तो लोगे। अच्छा, तो ये जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम है जिसपे एक्चुअल टैक्स रेट लगाने हैं, वो एक्चुअल टैक्स रेट में सरचार्ज, रिबेट, हेल्थ और एजुकेशन सेस, स्लैब प्लस स्पेशल, वो सारे स्टेप्स वो ही हैं। यानी कि एक्चुअल टैक्स रेट्स और एक्चुअल टैक्स स्टेप्स, एक्चुअल टैक्स कैलकुलेशन के स्टेप्स, वो जो मैंने आपको बेसिक्स में बताए थे, स्टेप 1 स्टेप 2 कि टोटल इनकम को। अच्छा सर, क्या अच्छा करे बताओ तो सही।
अरे बाबा, एग्रीकल्चर इनकम भी अगर हो तो वो भी एस्टिमेट कर लो, और उसका इंटीग्रेशन भी एस्टिमेट करना है। अच्छा, तो यानी कि खाली यहां पर गोचा किया है, गोची करी है हमने, बाकी कहीं गोची नहीं है। एक्चुअल टैक्स रेट्स हैं और एक्चुअल प्रोसेस है टैक्स की कैलकुलेशन का, जैसे आप सीखा है। क्या सीखा नालायकों ने? अगर एग्रीकल्चर इनकम ना हो तो भूल गए? कुछ याद आता है तुम्हें? नालायक एक नंबर के। पहला, टोटल इनकम निकाली जाए, वो स्प्लिट किया जाए स्पेशल स्लैब में, फिर रिबेट माइनस की जाए, सुनो, और शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट भी भूलना ना। ये आसान रास्ता नहीं है, आसान लगता आसान है, हम पढ़ाते हैं तो आसान लगता है, पता चलेगा खुद पढ़ो तो। जस्ट जोकिंग। तो ये आसान नहीं है जितना दिखता है, बहुत पेचीदगियां हैं, तलवार की धार पे चलने के लायक है। हल्का सा ध्यान भटका नहीं, गलती हुई नहीं, वहीं कटे नहीं। तो याद रखना, तो स्टेप्स वही हैं शिफ्टिंग के। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम आ गई तो वो पहले जबरदस्ती एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ो एस्टिमेटेड टोटल इनकम के साथ, फिर एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जेम्पशन है वो माइनस करो, वो रिबेट सरचार्ज सब कुछ। तो ऐसे हमने यहां पर किया, 87A की रिबेट लगाई 12,500, और टैक्स हो गया अंकल का नील। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, जी कर क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। जब 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 टैक्स ही नहीं लगा तो एडवांस टैक्स देकर क्या करेंगे, क्योंकि मिनिमम लायबिलिटी 10,000 की चाहिए, मिनिमम लायबिलिटी 10,000 की चाहिए, यहाँ लायबिलिटी तो नील है, तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनी नहीं, आपके ऊपर तो टैक्स की लायबिलिटी ना है भाई, एडवांस टैक्स तो दूर की बात है। तो इज ही लायबल टू पे एडवांस टैक्स? नो, नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। चलो केस 2, केस 2 करो भाई, केस 2 करो। अच्छा जी, इस बंदे की एस्टिमेटेड एचपी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी है, किराए विराए पे दी है, वो सब निकाल लिया, हाउस प्रॉपर्टी के सारी इनकम निकाल ली, वो बनी है जी 10 लाख रुपए। बताइए, इज ही लायबल टू पे एडवांस टैक्स? इज ही लायबल टू पे एडवांस टैक्स? इसकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितनी निकली? एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकली 10 लाख रुपए, क्योंकि अच्छा, एस्टिमेटेड टोटल इनकम में भी वही जीटीआई, क्लबिंग, सेट ऑफ, सब कुछ करना है, तो एक्चुअल टोटल इनकम के भी स्टेप्स वही हैं। हाँ जी, एस्टिमेटेड टोटल इनकम 10 लाख रुपए, कितना टैक्स बना? अगर 1,17,000 रुपए बना, देखो आपका असेसमेंट ईयर 20-21 हो, 21-22 हो, 21-22 वालों के लिए मैं मान रहा हूं 15 बीएससी में कवर्ड नहीं है। क्या ये 10,000 या 10,000 से ऊपर है? यस, तो ही इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। अरे सर, बुड्ढे अंकल वाली कैटेगरी में नहीं आया ना, जवान आदमी है, तो बीज वो नो पीजीबीपी वाली बात मिनिमम 60 इयर्स वालों के लिए है। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर ये एज्यूम करते हैं हम, एस्टिमेटेड एचपी इनकम 10 लाख होती, और बंदे की, सुनो सुनो, एज 65 साल होती और रेजिडेंट होता, तो टैक्स लायबिलिटी आती वैसे तो, लेकिन हम इस पे नो एडवांस टैक्स कर देते। क्यों? एक तो बंदा बुड्ढे अंकल वाली कैटेगरी में आ गया, 65 साल है, रेजिडेंट है, और एचपी इनकम है, नो पीजीपी वाला केस आ गया, इंडिविजुअल है, 65 साल के हैं, रेजिडेंट है, और नो पीजीबीपी, एडवांस टैक्स नहीं देना, टैक्स तो देना है। हाँ, इनकी एक्चुअल टैक्स बनेगा जो भी 10 लाख पे बनेगा वो तो अगले साल देख लेंगे, हो सकता है एस्टिमेशन बढ़ जाए, फिर तो वो तो एक्चुअल इनकम निकाली जाएगी। तो इनको ना एस्टिमेशन करनी है, ना एस्टिमेटेड टैक्स निकालना है, ना जमा करवाना है, ये असेसमेंट ईयर में जाके जमा करवाएंगे। क्लियर है बात? अच्छा, एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन। बंदे की एस्टिमेटेड एचपी इनकम 3 लाख है,
एस्टिमेटेड पीजीबीपी 3 लाख है, एस्टिमेटेड पीजी 3 लाख है। अच्छा, एस्टिमेटेड 80C टू 80U ये जो मिलती हैं ये 50,000 है। हाँ जी बताइए, इज ही लायबल टू पे एडवांस टैक्स? अब आपको करना क्या है, 3 लाख 3 लाख 6 लाख जीटीआई बंदे की एस्टिमेटेड जीटीआई निकाली, एस्टिमेटेड जीटीआई 6 लाख, इसमें से माइनस किया 80C टू 80U 50,000 और एस्टिमेटेड टोटल इनकम आ गई। अगर कोई सेट ऑफ क्लबिंग होता ना, वो तो चैप्टर्स आगे पढ़ोगे, एस्टिमेटेड टोटल इनकम आ गई 5.5। और कुछ ना दिया हुआ तो जवान आदमी मान के टैक्स निकाल दें, 12,500 रुपए तो 5 लाख तक, 50,000 का 20% 10,000, 22,500 और 4% धनिया मिर्ची वो लगा लो भाई, कितना हो गया जी ये 50, 22,500 प्लस 4%। तो ऑब्वियसली लायबल टू पे एडवांस टैक्स, लायबल टू पे एडवांस टैक्स। तो यहां पर ही इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, यस ही इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। अगर ये बंदा अगर मान लीजिए उम्र 65 साल होता और रेजिडेंट होता फिर भी लायबल होता। सर क्यों? अरे बाबा इस केस में पीजीबीपी है ना, इसके पास बिजनेस प्रोफेशन है ना, तो ये बंदा, हाँ टैक्स का अमाउंट कम हो जाता, वो बात अलग है। अब चलो इसे रुको रुको रुको, करो सॉल्व करो इसको। पहले तो आपने लिखा एस्टिमेटेड एचपी इनकम 3 लाख रुपए, पीजीबीपी 3 लाख रुपए, एस्टिमेटेड सी टू 80U 50,000 रुपए, एस्टिमेटेड ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख 5 लाख और टैक्स बन गया ये। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। एज्यूम करो एज 65 साल है और रेजिडेंट है। अब इसका टैक्स निकालो। अब 3 लाख तक टैक्स फ्री हो गया ना, तो 3 से 5 2 लाख का 10% 10,000 20,000, 20,000 प्लस 4%, हाँ जी ये हो गया 20,800 लायबल है जी, लायबल। तो बुड्ढे अंकल वाला बेनिफिट नहीं मिला ना, पीजीबीपी है। अच्छा एज्यूम करो एज 85 साल है और रेजिडेंट है। अब अभी भी बनेगा टैक्स क्योंकि 5.5 है ना, 5 तक टैक्स नहीं है। 50,000 के बीच में 10,000 होता है, अरे और 4% लगा दें 400, 10,400, तो बुड्ढे अंकल को यहां पर लायबल है क्योंकि अंकल के पास पीजीबीपी थी ना। तो जो व्यापार नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट मानती है वो इनएक्टिव है, जो व्यापार कर रहे हैं गवर्नमेंट मानती है कि वो एक्टिव है, उनको तो देना पड़ेगा। क्लियर हो गई ना बात? अब चलिए एक नया क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी हमारे रामलाल साहब हैं, उनकी एज 35 इयर्स है, रेजिडेंट है। अच्छा जी उनकी एस्टिमेटेड सैलरी इनकम, हाँ जी सैलरी इनकम 10 लाख है। आपको पता है सैलरी वालों का टैक्स सैलरी वाले खुद नहीं देते, सैलरी वालों का टैक्स सर खुद नहीं देते क्या मतलब? अरे भाई जो इनका एम्प्लॉयर होता है ना, एम्प्लॉयर जो होता है वो उनकी सैलरी में से डिडक्ट कर लेता है अमाउंट, उनकी सैलरी में से अमाउंट डिडक्ट कर लेता है। यस, जिसको हम बोलते हैं टीडीएस, जिसको हम बोलते हैं टीडीएस, टीडीएस डिडक्ट हो जाता है उनकी सैलरी से। यस, उनकी सैलरी से टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप कमाते हो 10 लाख रुपए तो आपके 10 लाख पे टैक्स बनता है 1,17,000 रुपए। आपको पता है ये बात? उनकी सैलरी से टीडीएस 1,17,000 पूरा कट जाएगा और बेचारे टेक होम जब घर में सैलरी लेके जाएंगे ना वो होगी 8,83,000 रुपए। ये बात आपको पता है, एक टीडीएस का चैप्टर आएगा आगे जाके पढ़ेंगे। तो टीडीएस क्या होता है? जो कमाई कर रहा होता है, सुनिए क्या बात, जो कमाई कर रहा होता है उसकी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार पेयर को, देखो क्या होता है टीडीएस में, अगर जब टीडीएस का कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिएगा बात, फिर वापस स्लाइड पे आऊंगा। एक होता है पेयर और बच्चों एक होता है पे।
और पेयर इनकम देता है पेई को, फिर पेई इनकम टैक्स देता है। वो इनकम टैक्स या तो एडवांस टैक्स के रूप में होता है, बिल्कुल सही, अब आपको समझ आएगा ये प्रीवियस ईयर में, या वो इनकम टैक्स पे करके आएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए जो असेसमेंट ईयर में होगा। बात समझ आ रही है? लेकिन ये दोनों ही ऑन, ये लायबिलिटी पे पे होती है, लायबिलिटी ऑन पे। लेकिन अब जब आप पे काम डाला जाए ना, आप काम नहीं करोगे, तो हम पेयर को ही बोलते हैं भाई साहब तू इनकम दे रहा है ना, इसमें से सर्टेन अमाउंट डिडक्ट कर लो, और इसको बोलते हैं टीडीएस, और इसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दो। पेयर जमा करवाएगा गवर्नमेंट को, और आपको फिर जो पेमेंट मिलेगी ना, जो पेमेंट मिलेगी बैलेंस पेमेंट मिलेगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सुनिएगा मेरे बात, मेरा क्वेश्चन ये है, तो जब कुछ टैक्स ऑलरेडी पेयर ने डिडक्ट कर लिया है, क्या आप उसको दोबारा से जमा कराओगे? नहीं 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 नहीं, उसका क्रेडिट मिल जाएगा, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो जब हम एडवांस टैक्स जमा करवाएंगे, हम उसमें से टीडीएस माइनस कर लेंगे, क्योंकि वो उतना अमाउंट कट चुका है, वो अमाउंट जमा क्यों करवाएंगे? अब सुनना मेरी बात, दिमाग में अगर लगाना बात। और जब हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवाएंगे, तो हम उसमें से दो चीजें माइनस करेंगे, एक टीडीएस जितना कट चुका होगा, और जितना एडवांस टैक्स। समझते चले जाओ बात को, समझते चले जाओ। ये जैसे आपने मुझसे 4 चैप्टर्स करे, कई बच्चों के पास कुछ चैप्टर कम पहुंचे, तो उन्होंने बोला सर ये चैप्टर हमें दे दो, तो मैंने कहा मैं आपके लिए अलग से क्लास लगा देता हूं, आपके लिए 3-4 चैप्टर जो मिस हो गए आप मुझसे ऐसे ले लो, मैं सारा चैप्टर कोई पढ़ा दूंगा तुम्हें, जो चीजें मिल चुकी हैं वो क्यों पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार से जब सर्टेन टैक्स आपकी इनकम से कट चुका है, सरकार के पास जमा हो चुका है, उसको दोबारा से क्यों दोगे भाई? तो जब हम एडवांस टैक्स निकालते हैं, उसमें से टीडीएस माइनस कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या मिनिमम अमाउंट 10,000 बना। अगर वो अमाउंट कम बना टीडीएस काटने के बाद, तो आपको एडवांस टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से देखो ना, एक तरह टाइमिंग देखो, पहले टीडीएस है, फिर आपका एडवांस टैक्स है, फिर सेल्फ, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स टाइम के लास्ट, सबसे लास्ट ये होता है। तो इसमें अच्छा एक तरीके से और बोल दूं, ये प्रीपेड टैक्सेस हैं आपके, एडवांस टैक्स सुनते रहो समझते रहो, और टीडीएस, ये दोनों ही आपके प्रीपेड है, प्रीपेड। और ये सेल्फ असेसमेंट है पोस्ट पेड, पोस्ट पेड, ये तो टाइम के बाद होता है, तो ये दोनों ही माइनस होते हैं। तो जब आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स देते हो, तो टीडीएस जो कट गया था, एडवांस टैक्स जमा करवाते, तो बैलेंस सेल्फ असेसमेंट पे दिया जाता है। अभी समझा देता हूं, डोंट वरी, ठीक है। तो एक तरीके से याद रखना, जब टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या, जब पेयर आपको इनकम दे रहा होता है, वो सर्टेन परसेंटेज, पेयर सर्टेन परसेंटेज डिडक्ट कर लेता है आउट ऑफ पेज इनकम, और वो जो सर्टेन परसेंटेज है गवर्नमेंट को टीडीएस के रूप में, टीडीएस के रूप में जमा करवा दी जाती है, गवर्नमेंट को टीडीएस के रूप में जमा करवा दी जाती है, बात समझिएगा। और फिर वो टीडीएस का आपको बेनिफिट एडवांस टैक्स देते वक्त, और जब सेल्फ असेसमेंट देना होता है, तो एडवांस टैक्स और टीडीएस दोनों ऑलरेडी जमा हो चुके हैं, बैलेंस दोगे। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे आइए। रामलाल साहब हैं, एज 35 साल है, रेजिडेंट है, सैलरी इनकम है 10 लाख रुपए, टीडीएस 1,17,000 काट लिया गया है, टेक होम 883 बना, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या इनको एडवांस टैक्स देना है, क्या इनको एडवांस टैक्स देना है? अगर इनको एडवांस टैक्स देना है, उसके लिए हम पता है क्या करेंगे, सबसे पहले एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकालेंगे, और एस्टिमेटेड टोटल इनकम 10 लाख रुपए आई, एस्टिमेटेड टोटल इनकम 10 लाख रुपए आई, समझिएगा। अब एस्टिमेटेड टोटल इनकम जो 10 लाख रुपए आई, इस पे टैक्स लगाइएगा 1,17,000, लेकिन टीडीएस तो ऑलरेडी कट चुका है 1,17,000, तो आपका टैक्स लायबिलिटी कितनी है? निल, तो आपको एडवांस टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि सुनिए सुनिए, जब आप एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकालेंगे, उसके बाद टैक्स रेट्स लगाएंगे, एक्चुअल टैक्स के स्टेप्स बनाएंगे, लास्ट में टीडीएस माइनस कर दीजिएगा, लास्ट में टीडीएस माइनस कर दीजिएगा। और यही बात, अभी एक क्वेश्चन लेके और समझा दूंगा, यही बात आपकी यहां लिखी है, देखिए देखिए देखिए,
कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, एस्टिमेट टोटल इनकम ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसकी आपको एस्टिमेट करनी है टोटल इनकम, उसकी आपको एस्टिमेट करनी है टोटल इनकम। फिर आपको उस पे टैक्स लगाना है एस्टिमेटेड इनकम पे एप्लीकेबल रेट्स पर, आपको टैक्स लगाना है एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे एप्लीकेबल रेट्स। वो रेट्स ऑब्वियसली असेसमेंट ईयर के होते हैं, हम वही सीखा है। फिर हमें इसमें याद रखना रिबेट भी ली गई होगी, इसमें हमने सरचार्ज भी लगा दिया होगा वगैरह वगैरह, रिबेट भी ले ली, सरचार्ज। उसके बाद 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस, 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस लगा दिया। लास्ट में एक टीडीएस का काम भी आपको माइनस करना है। अच्छा सर हमें कैसे पता टीडीएस कितना कटता है, कितना कटता है? या तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा टीडीएस इतना कट चुका है तो दोबारा से क्यों दे। ये वही वाली बात हुई, समझने की कोशिश करिएगा। आप एडवांस में फीस देने आए, मेरी फीस है 10,000, सुनो मेरी बात, मैंने कहा भाई साहब एडवांस दे दो 2,000। आपने कहा सर जब मैं आपसे फाउंडेशन एग्जाम करता था मैंने 500 रुपए ऑलरेडी आपके पास एक्सेस में जमा करवाए थे। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, इस 2,000 से 500 घटा दे, तू 1,500 का एडवांस दे दे। बात समझ आई? मेरी फीस 10,000 रुपए है, सुनो, एडवांस में 2,000 रुपए मांगे और 500 रुपए 500 रुपए आप मुझसे फाउंडेशन पढ़ते तब एक्स्ट्रा दे गए थे। मैंने कहा बेटा 1,500 का एडवांस दे दे। लेकिन अब आपकी बैलेंस फीस कितनी बनेगी? 10,000 माइनस 1,500 माइनस 500, ये आपका 8,000 रुपए सेल्फ असेसमेंट का बनेगा। अब बात समझ आई? तो एक एडवांस से पहले टीडीएस और फिर दोनों का ही क्रेडिट मिलेगा ना। जब आप क्लासेस स्टार्ट होंगी 10,000 की फीस बनती है तो आप 2,000 रुपए माइनस करोगे ना। 10,000 की फीस बनती है, 2,000 रुपए माइनस करोगे ना। तो डबल डबल माइनस नहीं हो रहा, कभी दिमाग में ये रहे। हाँ जी, एक बार चैट बॉक्स में जाइएगा और यस करिएगा, ये पॉइंट समझ आया तो चैट बॉक्स में यस कर दीजिएगा। तो बैलेंस हो गया जी एडवांस टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है बात? चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, आंसर दीजिएगा। एस्टिमेटेड टोटल इनकम 10 लाख, एक्स है, एज 35 ईयर है, रेजिडेंट है। एस्टिमेटेड टीडीएस वो है 50,000 रुपए। हाँ जी बताइएगा। इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, करिए जी। इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, देखते हैं। एस्टिमेटेड टोटल इनकम 10 लाख है, टीडीएस इतना कट चुका है, कोई ऐसी पेमेंट होगी उस 10 लाख में जिसपे टैक्स कट गया होगा, जैसे बैंक की एफडी पे टीडीएस कटता है। आगे टीडीएस का चैप्टर पढ़ेंगे, बैंक की एफडी। सैलरी की इनकम पे टीडीएस कटता है, सैलरी की इनकम पे। कैजुअल इनकम्स केबीसी में जाओगे ना, वहां कटता है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है, या तो क्वेश्चन बताएगा या आपको नॉलेज में रखना है कि वो इनकम का प्रकार क्या है जो दी गई है, उस पर टीडीएस है। ये आपको टीडीएस चैप्टर से, तो मेरे हिसाब से टैक्स बनता है 10 लाख पे 1,17,000। भाई साहब टीडीएस तो ऑलरेडी कट गया है 50, लेकिन टीडीएस कटने के बाद भी 50 और 17 67,000 ATL। तो आपको एडवांस इसलिए देना है क्योंकि ये 10,000 रुपए बन रहा है। लेकिन यहां पर ही अगर एडवांस टैक्स टीडीएस मान लो 1,10,000 टीडीएस होता तो आपका टैक्स बनता 7,000 रुपए, फिर आपको एडवांस टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी 7,000 रुपए आप असेसमेंट ईयर में देके आते हैं। ये है जी कॉन्सेप्ट टीडीएस का। तो जब हम टोटल इनकम निकालेंगे, एस्टिमेट करेंगे, टोटल इनकम के स्टेप्स वही हैं, हेड्स की इनकम सारे, यस। हाँ अब मैं आपको एक काम और दे रहा हूं, जैसे अगर आपको बोला गया है एस्टिमेटेड, सुनिएगा, एस्टिमेटेड रेंट
ऑफ हाउस 30,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ। अब आपको साल की इनकम कितनी हो गई? रेंट ऑफ दी हाउस 50,000 रुपए महीना, 6 लाख रुपए रेंट है। ये एचपी इनकम नहीं है, 30% घटाओ भी तो आपको जब टोटल इनकम एस्टिमेटेड कह रहा हूं नलायको, एस्टिमेटेड टोटल इनकम, तो उसमें जीटीआई टीआई 24A 24B सारी डिडक्शन सब कुछ लेना है। हाँ, तो इनकम का प्रोसेस सेम है, फिगर्स हाइपोथेटिकल है। बेसिकली एक्चुअल टोटल इनकम में एक्चुअल फिगर्स, एक्चुअल स्टेप्स, एस्टिमेटेड टोटल इनकम में एक्सपेक्टेड फिगर्स, एक्चुअल प्रोसेस। तो एचपी इनकम जिसमें 30% घटाओगे भी, तो अगर आपने एचपी पढ़ रखा है तो 1,80,000 घटाएंगे 30%, ये हो गया 4,20,000। ये एचपी की इनकम बनी, एचपी की इनकम। ऐसे ही हर इनकम को निकालने के लिए मसाले लगा लगा के टोटल इनकम आएगी। टैक्स के भी एक्चुअल स्टेप्स। तो हो सकता है 4,20,000 पे टैक्स ना बने, 2.5 है 1,70,000 टैक्स बना ही नहीं, क्योंकि अगर हम 2.5 लाख घटा दें तो ये बना 3.5, 1.5, 1,70,000, 1,70,000 का 5%, 8.5, 4% धनिया मिर्ची भी लगाएंगे तो नहीं। अगर लेकिन तुम 6 लाख ले जाते इनकम तो टैक्स बढ़ जाता, लेकिन इनकम तो 4,20,000 बनी। तो इनकम पे टैक्स होता है बाबा, रिसिप्ट पे टैक्स कोई होता है, तो ये भूलना मत। तो एग्जाम में आ जाएगा रेंट ऑफ द हाउस 50,000 रुपए महीना, और बताओ एडवांस टैक्स कितना बना। जल्दबाजी में तुम 6 लाख रुपए टोटल इनकम ले दोगे और टैक्स लगा दोगे। बाबा एस्टिमेटेड टोटल इनकम है तो खर्चे भी तो एस्टिमेट करोगे। कोई म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, इंटरेस्ट है, जो भी हेड्स आपने पढ़े होंगे अभी तक। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन करते हैं एक और। एक्स है, एज 35 ईयर्स है, एस्टिमेटेड टोटल इनकम मैं अभी कैलकुलेट करके दूंगा आपको। ये एक बड़ा यूनिक सा फिगर कैलकुलेट करूंगा आपके लिए। 1,00,000, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 04 माइनस, हाँ जी, एस्टिमेटेड टोटल इनकम दे रहा हूं मैं 9,18,270। एक बार मैं दोबारा से चेक भी कर लूं, लाइव एग्जांपल बनाने में ना कभी क्या गलती भी हो जाती है। बहुत बढ़िया। धासड़, धासड़ क्या, धासु धासु क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्लीज इसका बंदे का एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकालिए। यस और नो है एडवांस टैक्स के लिए, क्या लायबल है या लायबल नहीं है। और दूसरा एडवांस टैक्स लायबिलिटी, असेसमेंट ईयर 20-21 लगाओ, 21-22 लगाओ, टैक्स रेट सेम है। करिए जी प्लीज, आई एम गिविंग यू 2 minutes of प्यारा प्यारा टाइम टू सॉल्व इट। अब मैं बताऊं इस पे टैक्स पता है कितना बन रहा है? एग्जैक्ट 1,00,000 रुपए टैक्स बन रहा है। तो लायबल है जी, 4% लगाने के बाद लायबल टू पे एडवांस टैक्स, लायबल टू पे एडवांस टैक्स, और वो 4% सब लगाने के बाद तो एस्टिमेशन आ रहा है। अब मान लीजिए, ये क्वेश्चन दिमाग में रखना बेटा, अब जो मैं लिख रहा हूं वो समझना है, कॉपी नहीं करना। मेरी फीस पूरी है 1,00,000 रुपए, मैं आपको सारे 5-6 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, और मैंने कहा जी मुझे एडवांस चाहिए
30,000 रुपए क्लासेस शुरू होने से पहले। आपने कहा सर 30,000 का एडवांस, इसकी कोई इंस्टॉलमेंट्स हैं क्या एडवांस की भी? जैसे मैं इसको, जैसे क्लासेस महीने के बाद स्टार्ट होंगी, 5 दिन के बाद दे दूं मैं आपको कि 30,000 है ना, 7.5 7.5 7.5 7.5, क्योंकि आपका जो एडवांस है वो भी बहुत बड़ा अमाउंट है। 2-4 हज़ार एडवांस होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा चल ऐसा कर, मैंने कहा चल बेटा कोई नहीं, तो ये एडवांस में 30,000 रुपये फीस दे रहा है, ये भी मेरे 5-5 दिन के अंतराल में दे दियो। इसी प्रकार से दोस्तों आप क्वेश्चन में आओ, इसी प्रकार से क्वेश्चन में आओ, आपका टैक्स बनता है 1,00,000 रुपए एडवांस टैक्स। अब गवर्नमेंट कहती है क्या ये एक इंस्टॉलमेंट में देना है ना, ये सेक्शन 211 बनाया गवर्नमेंट ने कहा ये भी आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में देना है। यस, एडवांस टैक्स आपको एक इंस्टॉलमेंट के 1,00,000 रुपए इकट्ठे देने भी मुश्किल है यार। तो एस्टिमेट अप्रैल में करें, मई में करें, आइए इसका आंसर आपको मिलेगा यहां पर सेक्शन 211। जो मैं कह रहा हूं वो पढ़ेंगे पहले। 211 ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, देखिए जी, जो भी आपकी एडवांस टैक्स का अमाउंट आया, हमारे क्वेश्चन में 1,00,000 रुपए आया, पहली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आएगी। तो अगर आपका 19-20 फाइनेंशियल ईयर है तो 15 जून 19, आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 है तो 15 जून 20। दूसरी इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को आएगी, तीसरी इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर को आएगी, चौथी इंस्टॉलमेंट 15 मार्च को, यानी कि क्वार्टरली देना है एडवांस टैक्स, क्वार्टरली देना है, क्वार्टरली। और क्वार्टर खत्म होने से पहले 15 दिन, क्वार्टर के बाद के 15 दिन नहीं। जनरली क्या होता है, जैसे अप्रैल मई जून का 15 जुलाई, जून जुलाई अगस्त का 15 अक्टूबर, जून नहीं जुलाई अगस्त सितंबर 15 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15 जनवरी। ये नहीं, जीएसटी में ऐसा है, क्वार्टरली वालों को क्वार्टर खत्म होने के नेक्स्ट 15 दिन, यहां पर क्वार्टर खत्म होने से पहले 15 दिन। तो यानी कि अप्रैल मई जून क्वार्टर का जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल मई जून क्वार्टर का आपको अप्रैल में दे दो। अप टू वर्ड देखो ना, अप टू वर्ड है तो अप्रैल में दे दो, मई में दे दो, 15 जून तक दे देना, 30 जून का, 30 जून अभी बताता हूं। पहली जो इंस्टॉलमेंट है उसमें मिनिमम 15% देना है। तो हमारा 1,00,000 रुपए आया था ना एडवांस टैक्स का अमाउंट, पूरे साल की इनकम निकाली, एस्टिमेट किया, टैक्स रेट लगाए, 1,00,000 का आया, तो मिनिमम आपको 15,000 रुपए, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर, सुनिए बात सुनिए, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर मैं ले रहा हूं 19-20, आपकी सहूलियत के लिए, आप 20-21 ले लो, बात तो एक ही है। तो 19-20 आपका फाइनेंशियल ईयर है। अरे कहां गया, हाँ जी, हाँ जी, तो आपका 19-20 फाइनेंशियल ईयर है, तो अप टू 15 जून 2019 आपको मिनिमम 15,000 रुपए सरकार की झोली में पहुंचाने हैं, 15 जून 19। अगर आपका 20-21 है तो आपको 15 जून 20, याद रखिएगा, मैं अभी एग्जांपल 19-20 का ले रहा हूं, बात एक ही है। हाँ जी, यानी कि आप 1 अप्रैल को दे दे या 15 जून, 16 जून ना हो, 16 जून हो गया तो सर क्या उखाड़ लेंगे, अरे वो बात की बात करेंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर, यानी कि आपको सुनिए, यानी कि 15 सितंबर अप टू 15 सितंबर 19 मिनिमम सरकार तक पहुंचा देने हैं 45,000। सर 15 पहले 45, अब ना 15 जा चुकी हैं तो बीच में 30,000 रुपए और देने हैं, समझिएगा, ये टोटल है, ये एटलीस्ट 45 का मतलब मिनिमम से मिनिमम इतना पहुंच जाना चाहिए, 45,000 रुपीज आ जाने चाहिए। पहले 15 दे दिए थे तो अब 30 और दे तो 45 हो गए। अच्छा पहले सर मैंने ना 30,000 दे दिए, 30, तो बेटा 15 दे दे। सर मैंने ना पहली इंस्टॉलमेंट में 45 दे दिए, तो बेटा सेकंड इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा 15 दिसंबर, यानी कि अप टू 15 दिसंबर 19 आपको 75% अमाउंट, टोटल अमाउंट का, यानी कि
मिनिमम सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा तो कर सकते हो, मिनिमम से मिनिमम है 75,000 रुपए दे देने हैं। यानी कि सर सर मैंने ना पहले 45 दे दिए थे, बेटा बीच में 30,000 रुपए और दे दे। फिर ये 30,000 कब से कब जाएंगे? 15 सितंबर से 15 दिसंबर। और सर लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना देना है? अरे बेटा लास्ट इंस्टॉलमेंट है 15 मार्च 20। अगर 19-20 ले रहे हैं साल साल आप कुछ भी ले लो अपने एग्जाम के हिसाब से, मिनिमम 100%। यानी कि यहां पर सरकार के बॉस 1 लाख रुपए आ जाने चाहिए। सर 75 तो पहले दे दिए थे, बेटा 25,000 दे दे बीच में। बात समझने की कोशिश करिएगा। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस टैक्स को डिवाइड करना है। 4 इंस्टॉलमेंट्स में बच्चों एडवांस टैक्स को डिवाइड करना है, और 4 इंस्टॉलमेंट्स है 15, 45, 75, 100। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पहली इंस्टॉलमेंट है 15%, दूसरी इंस्टॉलमेंट है 30%, तीसरी इंस्टॉलमेंट है 30%, और चौथी इंस्टॉलमेंट है 25%। देखिएगा, शुरू के 3 महीने में 15, 2.5 महीने लगा लो, अप्रैल मई जून, फिर नेक्स्ट 3 महीने में 30, फिर 30 और 25। अगर हम जोड़े तो 15 प्लस 30 45, 45 प्लस 30 75, 75 प्लस 25 100। अब इस बात को समझाने के बाद एक क्वेश्चन करके आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। अब देखिएगा, एस्टिमेटेड टैक्स, एस्टिमेटेड टैक्स नहीं, एडवांस टैक्स बंदे का बनता है 80,000 रुपए। बंदे का एडवांस टैक्स बनता है 80,000 रुपए। आपको इंस्टॉलमेंट्स बनानी है 211 सेक्शन के अंतर्गत। करिए जी, अपनी बनाइए इंस्टॉलमेंट्स। किस प्रकार से? ये एडवांस टैक्स निकाल दिया, यानी कि मैंने एस्टीमेट भी कर लिया, टैक्स रेट भी लगा दिए, सब कुछ कर दिया। इंस्टॉलमेंट्स बतानी है जी। करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखो जी, अप टू 15 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर आपको देना है 15% ऑफ 80,000, यानी कि मिनिमम 12,000 रुपए। अप टू 15 सितंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर 45% ऑफ 80,000 रुपए मिनिमम आपके टोटल है ना, पहले में से माइनस करने का, मिनिमम इतना पहुंच जाना चाहिए। तो 80,000 का 45% करें तो भाई 80 का 45 तो 36,000 रुपए। अप टू 15 दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर 75% ऑफ 80,000 60,000 रुपए। और बाबा इसको दूसरे तरीके से भी पेश करना सिखाऊंगा, डोंट वरी। अप टू 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर 100% ऑफ 80,000 80,000। देखिए जरा, लिखिए जरा, समझिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अच्छा, अब इसको इससे भी पेश कर सकते हो, 1/4 ऑफ द प्रीवियस ईयर टू 15 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर आपको देने हैं मिनिमम 12,000। 16 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर से 15/9 ऑफ द प्रीवियस ईयर आपको देने हैं मिनिमम, ये मैं ऐड करके नहीं कर रहा, मैं टोटल, ये तो मिनिमम टोटल है ना, ये टोटल अमाउंट है, मिनिमम टोटल। अब मैं इंस्टॉलमेंट्स बना रहा हूं तो आपको देने 24,000 इस पीरियड के बीच में। हाँ भाई देख लो, इससे समझ, 16/9 ऑफ द प्रीवियस ईयर से 15/12 ऑफ द प्रीवियस ईयर मिनिमम आपको देने हैं अगेन 24,000, कैसे भी आप समझ लो। और बाबा 15
16 दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर से 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर आपको मिनिमम देने हैं भैया, कितने हो गए, 20,000। और मिनिमम टोटल करें तो 12,000 इधर टोटल होगा, 36,000 मिनिमम टोटल इधर होगा, 36 और 24 मिनिमम 80 होगा और टोटल 1 लाख हो जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार से समझने की कोशिश करिएगा कि इस पीरियड के बीच में मिनिमम 12,000 पहुंचे, इस पीरियड के बीच में मिनिमम 24,000 पहुंचे, इस पीरियड के बीच में मिनिमम 24,000 फिर पहुंचे, इस पीरियड के बीच में 20,000 पहुंचे। कम हुए ज्यादा हुए वो बात की बात, इतना सरकार, ये मैंने परफेक्ट केस बताया है, ये आपको करना है। अगर आपने कम ज्यादा किया वो उसके पनिशमेंट क्या होगी वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। आज हमने क्या किया दोस्तों, आज हमने किया पे एज यू अर्न स्कीम। आज हमने किया पे एज यू अर्न स्कीम, जैसे जैसे कमाते रहो वैसे वैसे जमा करवाते जाओ। अच्छा, ये पे एज यू अर्न स्कीम के हमने 3 या 4 सेक्शंस आज पढ़े, जरा देखें। हमने पढ़ा 207 सेक्शन, जिसने कहा टोटल इनकम एस्टिमेट करनी है, प्रीवियस ईयर में टैक्स देना है, रेट असेसमेंट लगाना और बुढ़े अंकल को एडवांस देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, बुढ़े अंकल में भी पीजीबीपी नहीं होनी चाहिए। फिर हमने कहा टैक्स निकालना, वो मिनिमम टैक्स 10,000 बनेगा तो एडवांस टैक्स देना, नहीं तो असेसमेंट ईयर में देना। फिर हमने कंप्यूटेशन की बात करी 209 में। कंप्यूटेशन के लिए सारे स्टेप्स वही हैं, बस फिगर्स एस्टिमेटेड टोटल इनकम लेना है और टोटल इनकम का भी प्रोसेस वही है। फिर हेल्थ एजुकेशन सरचार्ज रिबेट सब लगाई। एस्टिमेटेड टीडीएस ये क्वेश्चन बताएगा या आपको पता होना चाहिए, टीडीएस का चैप्टर पढ़ोगे। उसके बाद टैक्स मिनिमम 10,000 बने। ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट्स देनी है 211 सेक्शन कहता है, जो बीच बीच में छोड़ रहा हूं वो बाद में करेंगे, डोंट वरी, टेंशन ना लो। 211 सेक्शन कहता है 4 इंस्टॉलमेंट्स क्वार्टरली, और ये सबके लिए है, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो। पहले कंपनी के लिए इंस्टॉलमेंट्स अलग थी, इंडिविजुअल अलग थी, अभी सभी के लिए, कॉर्पोरेट एसएससी, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, एवरी डैम पर्सन, बस बुड्ढे अंकल को छोड़ के एवरी डैम पर्सन इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोगों से विदा लेता हूं और आशा रखता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं भी आया तो आई डोंट केयर, आई एम जस्ट जोकिंग, क्वेरी करके पूछ लीजिएगा। टेक केयर दोस्तों, एंड लव यू एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, बाय।